रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत सरकार की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, मतलब एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि बाहर के खतरों से हमारे देश को बचाती है। पूरी दुनिया के अंदर आप जितने भी देशों को देखेंगे उन सभी के पास अपनी अपनी एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसे एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम से भी जाना जाता है। एक्सटर्नल इसलिए कहा जाता है कि बाहर से अगर कोई खतरा है देश को, तो उस खतरे से ये एजेंसीज देश को आगाह करती है, ताकि जो भी थ्रेट है उस थ्रेट को टाइमली न्यूट्रलाइज किया जा सके, ताकि उसका इंपैक्ट देश के ऊपर ना हो। रॉ भारत की बहुत प्रतिष्ठित एजेंसी है और बहुत सीक्रेटिव एजेंसीज है। ये जितने भी ऑपरेशंस करती है वो पब्लिक डोमेन के ऊपर अवेलेबल नहीं होते हैं। रॉ के बारे में कई अफवाहें भी हैं। ये कहा जाता है कि रॉ के एजेंट्स को कहीं से भी उठा लिया जाता है, मतलब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो भी आपको एक दिन रॉ के ऑफिसर्स आएंगे और बोलेंगे कि चलिए आप रॉ एजेंट बन जाइए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रॉ के बारे में जो कई अफवाहें भी हैं, आज उनके बारे में भी बात करेंगे। और मेजरली जो रॉ का काम होता है वो ये है कि दुनिया के अंदर भारत को लेकर अगर कोई भी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिससे पता लग रहा है कि हमारे देश पे कोई खतरा आ सकता है, तो उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना, गैदर करने के बाद उस इंफॉर्मेशन पे वर्क करना और उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर लेना। देखिए आज के मॉडर्न टाइम के अंदर इंटेलिजेंसी में सबसे बड़ा वेपन होता है इंफॉर्मेशन। पूरी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए कि जितनी भी सीक्रेट एजेंसीज है वो सिर्फ ये चाहती है कि कहीं ना कहीं से उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाए। इंफॉर्मेशन किस चीज की? कि हमारे देश के ऊपर कोई खतरा तो नहीं है, बिकॉज इंफॉर्मेशन से बड़ा वेपन आज के टाइम पे कोई है नहीं। तो वैसे ही हमारे देश की जो सबसे सीक्रेटिव एजेंसी है वो है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये एजेंसी किसी को भी जवाब देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये पार्लियामेंट को जवाब नहीं देती है, डायरेक्टली ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, पीएम को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। और इस एजेंसी के लिए आप आरटीआई भी फाइल नहीं कर सकते। राइट टू इंफॉर्मेशन इस एजेंसी पे अप्लाई नहीं होती है। आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते कि रॉ का बजट कितना है या रॉ अभी कहां पर कितना ऑपरेशन कर रही है, कितने एजेंट से आप नहीं कर सकते। ये हमारे देश की सीक्रेटिव एजेंसी है और ये मेजरली एक्सटर्नली काम करती है, मतलब एक्सटर्नल थ्रेट्स के ऊपर काम करती है। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। एक दूसरी एजेंसी भी हमारे देश में आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो इंटरनल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करती है। अब देखिए जब भी रॉ की बात आती है तो अजीत डोभाल का नाम सबसे पहले आता है। हमारे एनएस है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आईपीएस थे वो, और लगभग 7 से 8 साल तक पाकिस्तान में एज एजेंट उन्होंने सर्व करा है। ये चीज उन्होंने खुद बताई है। तो रॉ बहुत सीक्रेटिव एजेंसीज हैं, इनके ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया जाता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक बहुत बड़ा सवाल सभी के मन में आता है कि रॉ को ज्वाइन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें हैं। तो आज उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे कि रॉ को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, रॉ का काम क्या है और किस तरीके से रॉ हमारे देश को जो एक्सटर्नल थ्रेट है उससे बचाता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज वही होती है इंफॉर्मेशन को गैदर करना, और सबसे मुश्किल काम भी वही होता है कि देश के बाहर पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई आतंकवादी संगठन या कोई ऐसा ग्रुप जो कि हमारे देश को हानि पहुंचाना चाहता है, वो कोई भी प्लान कर रहा है, तो उस प्लान को उनके एग्जीक्यूट करने से पहले उस प्लान को जान लेना और उस प्लान को एग्जीक्यूट ना होने देना, यह जिम्मेदारी होती है। रॉ के काफी फील्ड एजेंट्स भी होते हैं, फील्ड ऑफिसर्स भी होते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर फैले होते हैं। सबसे पहले रॉ की हिस्ट्री के बारे में बात कर ली जाए तो रॉ जो है 1968 के अंदर रॉ को फॉर्म किया गया था। इससे पहले भी हमारे देश में सीक्रेटिव एजेंसी थी जो थी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। ये आईबी का लोगो है। इंटेलिजेंस ब्यूरो 1933 में इसका फॉर्मेशन किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत है जो कि बाहर की कंट्रीज से इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, क्योंकि जब भी वॉर का टाइम होता है तो इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अगर टाइमली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि एनिमी कहां पर है, कब अटैक करने वाला है, तो आप आराम से फिर एनिमी को न्यूट्रलाइज कर दोगे, एनिमी को जो आप सप्रेस कर सकते हो। दैट्स वाई इसका गठन किया गया 1933 के टाइम पे। ये एजेंसी इंटरनल और एक्सटर्नली दोनों वर्क पे काम करती थी। उसके बाद जब जैसे देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, संजीव पिल्लई जी जो कि उस समय आईबी के निदेशक थे, उनके हाथ में आईबी की बागडोर आई। उन्हें ऐसा लगा, संजीव पिल्लई जी को लगा कि आईबी का काम देश से बाहर भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इसलिए 1949 के अंदर उन्होंने आईबी के अंदर ही एक विंग की स्थापना करी, उस विंग को अलग से स्थापना करी जिसका मेजर काम था कि देश को बाहर के खतरों से बचाना। अब इसके बाद इंडो चाइना वॉर होता है 1962 की, यहां पर मैं बात कर रहा हूं। 1962 के बाद इस वॉर में रिजल्ट ठीक नहीं निकले
इस इंटेलिजेंस एजेंसी के जो इंफॉर्मेशन जितनी गैदर होनी थी, जितनी मिलनी चाहिए थी, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। इसको एक काइंड ऑफ फेलियर उस समय पे माना भी गया। उसके बाद ये लगा कि नहीं, एक ऐसी एजेंसी की जरूरत है जो एक्सक्लूसिवली फॉरेन थ्रेट्स के ऊपर ही काम करे। फील्ड एजेंट्स को पूरी दुनिया के अंदर तैनात किया जाए और वो इंफॉर्मेशन गैदर करे ताकि थ्रेट को टाइमली हम लोग खत्म कर सकें। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने भी एक ऐसी एजेंसी के स्थापना के लिए जोर दिया और 1968 के अंदर रॉ का फॉर्मेशन किया गया। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, याद रखिएगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ली जाए तो रॉ के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहली बात, गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंसी, बाहर की इंटेलिजेंसी गैदर करना कि पूरी दुनिया के अंदर चल क्या रहा है, ऐसी चीजों को गैदर करना, ऐसे पॉइंट्स को देखना कि कहीं अगर कोई चीज हो रही है तो उससे हमारे देश को तो कोई थ्रेट नहीं है, कहीं ऐसा तो कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा जिससे हमारे देश को थ्रेट है या आगे जाके जिससे हमें सब परेशानी हो सकती है। तो फॉरेन इंटेलिजेंसी गैदर करना ये इसका प्राइमरी ऑपरेशन होता है। इसके बाद काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म सभी जानते हैं एक बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को चलाना, देश से बाहर भी, देश के अंदर भी कुछ ऑपरेशंस रॉ चलाती है, हालांकि काफी सीक्रेटिव है, ऑपरेशंस को रिवील नहीं किया जाएगा, बट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को भी सही तरीके से मैनेज करना ये भी रॉ का काम होता है, हालांकि देश से बाहर भी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, काउंटर प्रोलिफरेशन ऑपरेशंस। देखिए काउंटर प्रोलिफरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि कहीं दुनिया के अंदर इनलीगल वेपन्स का व्यापार चल रहा है या कहीं किसी कंट्री को ऐसे वेपन्स सेल किए जा रहे हैं जो कि भारत के लिए खतरा हो सकते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन जिन्हें कहा जाता है, या कोई ऐसा ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है जो उन वेपन्स को परचेस कर रहा है, उस चीज का पता लगाना, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना और फिर ऑपरेशंस के थ्रू उस पूरे ग्रुप को न्यूट्रलाइज करना या उनका जो भी एम है उसको खत्म कर देना, उस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम ना देने देना, ये मेजरली काम होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। देखिए एक बहुत बड़ा फंक्शन है रॉ का। इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है, बहुत सेंसिटिव प्रोग्राम्स होते हैं, आप सभी जानते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, इनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो काफी हाईली क्लासिफाइड होती है, जो पब्लिक डोमेन पे नहीं बताई जाती है। तो यहां पर इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी का इन द सेंस ये है कि ये पता लगाना कि कहीं किसी दूसरे देश की सिक्योरिटी एजेंसी तो हमारे पावर प्लांट्स पे नजर नहीं रखे हुए है। जिससे अभी एक इंसिडेंट हुआ था श्रीलंका के पोर्ट के ऊपर, चाइना का एक स्पाई शिप आने वाला था। तो ऐसी सारी चीजें नहीं होने देना, ये भी एक बहुत मेजर काम यहां पर होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का। अब आगे रॉ की बात की जाए, रॉ के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स रॉ का सबसे पहला तो यह है कि देश को बाहर के खतरे से बचा के रखना। बाहर अगर का कोई भी खतरा हो रहा है, देश के बाहर अगर कोई प्लानिंग की जा रही है, प्लॉटिंग की जा रही है, दूसरी कंट्री कुछ ऐसा करना चाह रहा है जिससे हमारे देश को, हमारे पीस को, हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो, तो इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत मुश्किल काम होता है। आप सभी समझ सकते हैं जो रॉ के फील्ड ऑफिसर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली ट्रेंड होते हैं। अब देखिए यहां पर एक ऑब्जेक्टिव है, मॉल्डिंग इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन एंड इन्फ्लुएंसेस फॉरेन गवर्नमेंट्स। देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मैं बहुत डिटेल में इसके नहीं जाऊंगा, बट क्या होता है कि कई बार कई इंसिडेंट्स आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ हैपनिंग्स ऐसी होती है जिसके थ्रू आप किसी कंट्री का ओपिनियन भी चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट ये समझिएगा कि बहुत मेजर ऑपरेशंस इसके अंदर होते हैं जिसके थ्रू इंटरनेशनल पब्लिक का ओपिनियन भी चेंज हो जाता है कई बार, और फॉरेन गवर्नमेंट्स के ओपिनियन को भी चेंज किया जाता है। अभी चेंज किया जाता है इन द सेंस ये भी होता है कि अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट है वो नहीं मान रही है कि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है जो उन्हीं की कंट्री के अंदर है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है, तो उनको ये बात मनवाने के लिए प्रूफ प्रोवाइड करना, ये बताना कि नहीं ये ग्रुप गलत कर रहा है, हमारे देश के लिए गलत है, ये भी चीज इसके अंदर आती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कोवर्ट ऑपरेशंस टू सेफगार्ड इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। सीक्रेटिव ऑपरेशंस करना ताकि देश की सिक्योरिटी पे अगर कोई थ्रेट है तो सीक्रेटिव ऑपरेशंस करना, ये पब्लिक डोमेन पे नहीं आएंगे, लोगों को पता नहीं लगना चाहिए, हाईली सीक्रेटिव चीजें होती है, और सीक्रेसी इज द बिगेस्ट वेपन। आई ऑलवेज टोल्ड यू, हमेशा बोला है मैंने, सीक्रेसी सबसे बड़ा हथियार होता है। दैट्स व्हाई रॉ अपने सारे ऑपरेशंस को काफी सीक्रेट रखती है। एंटी टेरर ऑपरेशंस एंड न्यूट्रलाइजिंग एलिमेंट्स पोजिंग एट अ थ्रेट टू इंडिया। एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जाते हैं रॉ के द्वारा, इंडिया के बाहर भी चलाए जाते हैं ऑपरेशंस, ताकि जो भी टेररिस्ट हैं या ऐसी एजेंसीज हैं, दूसरी एजेंसीज हैं या कोई दूसरा ऐसा ग्रुप है जो कि भारत की सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है, उन्हें न्यूट्रलाइज कर देना। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं यहां पर रॉ के। आगे हम बात करते हैं, अब एक सवाल आता है कि रॉ किस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो देखिए मैंने पहले भी आपको बोला है कि रॉ
किसी को भी जवाबदेह नहीं होता है, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। बेसिकली सेक्रेटरी रॉ, ये रॉ के अंदर सबसे बड़ी प्रोफाइल होती है। अगर आप रॉ ज्वाइन करते हैं आगे जाके तो आप जिस हाईएस्ट प्रोफाइल पे पहुंच सकते हैं वो होती है सेक्रेटरी रॉ। हालांकि एनएससी भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कई बार कंडीशंस के ऊपर। इसके बाद ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रॉ होता है, डीजी सिक्योरिटी होते हैं। और इसके बाद जो एडिशनल सेक्रेटरी रॉ होते हैं उसके अंदर अलग अलग विंग्स होते हैं, अलग अलग जूनियर सेक्रेटरीज होते हैं और हर जूनियर सेक्रेटरी के पास अलग अलग विंग होता है। जैसे यहां पर इन जूनियर सेक्रेटरी के पास एरिया 1 आ जाएगा जिसमें पाकिस्तान डेस्क होगी। जूनियर सेक्रेटरी के पास एरिया 2 है, इनके पास चाइना एंड साउथ एशिया होगा। एरिया 3 के अंदर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका आ जाता है। उसके बाद अदर कंट्रीज आ जाती है। और एक जूनियर सेक्रेटरी ऐसे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल सेक्शंस होते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी होती है। तो ये बहुत सारे डिटेल के बहुत डिपार्टमेंट्स अंदर होते हैं। इंटरनल डिपार्टमेंट्स भी काफी ज्यादा होते हैं। टेक्निकल सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है देश के सामने, उसके लिए भी रॉ के अंदर एक अलग से विंग यहां पर होता है। देखिए रॉ के जो सेक्रेटरी होते हैं, जो रॉ के निदेशक होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, नॉर्मली उनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है या तो पाकिस्तान का या चाइना का। मतलब वहां पर उन्होंने या तो फील्ड वर्क किया होता है या उसके बारे में उन्हें काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। जितने भी आप 5 सेक्रेटरीज की हिस्ट्री देखेंगे आपको ये चीज देखने को मिलेगी वहां पर। आगे बात करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है कि रॉ को ज्वाइन कैसे करें। देखिए मैं सीधी सी बात आपको कहूंगा कि आज के टाइम पे अगर आपको रॉ ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपके पास एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, चाहे वो ग्रेड ए की हो या बी की हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं आगे बताऊंगा। शुरुआती तौर पे 1968 के बाद जब रॉ को एजेंट्स की जरूरत पड़ी तो शुरुआती तौर पे आईबी से एजेंट्स को रिक्रूट किया गया। दैट मींस आईबी से ही एजेंट्स को रिक्रूट किया जाता था। आईबी के अलावा कई आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स को और आईएएस ऑफिसर्स को भी डायरेक्टली रिक्रूट किया गया। आर्म फोर्सेस से भी ऑफिसर्स को रिक्रूट किया गया। देखिए जब भी यहां से रिक्रूटिंग की जाती है तो सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है कि आप सर्विसेज के अंदर कितने अच्छे थे, आपकी जो भी रिस्पेक्टिव सर्विसेज थी, आपको इंटेलिजेंसी का कितना अनुभव था और सबसे बड़ी बात यहां पर देशभक्ति की भावना आपके अंदर कितनी थी। क्योंकि रॉ के अंदर आप जान रहे हैं यहां पर पूरी चीजें सीक्रेटिवली होती हैं। आपने देश के लिए एक बहुत बड़ा काम करा तब भी आपका नाम सामने नहीं आने वाला है कि आपने ये चीज करी, इसको आपको समझना होगा। तो रॉ को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो फेम के भूखे होते हैं या जिनको ये लगता है कि सिर्फ हमको देश की रक्षा इसलिए करनी है तक क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बैच को पहन सकें या पर्टिकुलर यूनिफॉर्म को वेयर कर सके, नहीं, और दिखा सके कि यस वी आर डूइंग समथिंग। नहीं, रॉ को ऐसे एजेंट की जरूरत होती है जो जिनके लिए देश सबसे बड़ा है, बाकी उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई उनके बारे में जान पाएगा नहीं जान पाएगा, वो सिर्फ अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को चुना जाता है। शुरुआती तौर पे आईबी से लोगों को लिया गया, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस ऑफिसर्स को भी लिया गया, डिफेंस फोर्सेस से भी रिक्रूटमेंट किए गए। फिर भी एजेंसी कमी पड़ रही थी तो डायरेक्ट एंट्रीज करवाई गई, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके कैंपस करके डायरेक्ट एंट्रीज करवाई गई। बट इसके बाद कई इल्जाम रॉ के ऊपर लगे, जैसे कि नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे कुछ इल्जामों के बाद फिर इस तरह की डायरेक्ट एंट्रीज को बंद करा दिया गया। उसके बाद रॉ ने अपना खुद का एक कैडर खोला। वो कैडर का नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस, जिसे RAS के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जनरली होता यह है कि लबासना का नाम आपने सभी ने सुना होगा, जितने भी सिविल सर्वेंट्स एस्पिरेंट्स है या जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, उन्होंने लबासना मसूरी का नाम जरूर सुना होगा। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस की ट्रेनिंग वहीं पर होती है। तो उनकी ट्रेनिंग के अंतिम फेज के अंदर रॉ वहां पे एक रिक्रूटमेंट ड्राइव करता है। उस रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर वो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं जो रॉ को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट लेता है, दूसरे टेस्ट भी लेता है और उसके बाद कैंडिडेट्स को चुना जाता है। जो कैंडिडेट्स चुन लिए जाते हैं वो 1 साल के प्रोविजन पीरियड के ऊपर होते हैं। उसके बाद वो 1 साल के अंदर उनके पास ये चॉइस होती है कि वो चाहे तो वापस से अपनी सर्विसेज के अंदर जा सकते हैं या फिर आगे रॉ को ही ऑप्ट कर सकते हैं। ये चॉइस उनके पास होती है, 1 साल तक ये चॉइस उनके पास होती है। तो ये चीजें अभी की जाती है। मतलब इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना जरूरी है। इसके बाद दूसरी चीज ये भी होती है कि आर्म फोर्सेस के थ्रू भी लिए जाते हैं, आईबी के थ्रू भी रिक्रूटमेंट किया जाता है और यह भी सुना गया है कि स्टेट पीसीएस के थ्रू, स्टेट पुलिसिंग के अंदर जो लोग होते हैं चाहे डीएसपी के रैंक के ऊपर हो, उनसे भी रिक्रूटमेंट किया जाता है। मतलब अगर उनको इंटेलिजेंसी का अनुभव है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का अनुभव है, उनका सर्विस रिकॉर्ड देखा जाएगा बेसिकली कि आपकी पूरी सर्विस के अंदर आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है, आप कितने लेवल पर हैं। मैं एक चीज बोलता हूं कि जो भी
क्रीम ऑफ द क्रीम होते हैं ना, कि एक चीज होती है कि क्रीम सबसे अच्छा, उसमें भी जो बिल्कुल फाइनेस्ट लोग होते हैं उनको रॉ में रखा जाता है, क्योंकि यहां पर गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते हैं, बहुत हाईली सीक्रेटिव ऑपरेशंस होते हैं। तो रॉ के रिक्रूटमेंट के लिए इसके अलावा टेक्निकल सर्विसेज से भी लोग लिए जाते हैं। मैंने बताया आपको कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो लोग बहुत ज्यादा महारत हासिल किए हुए होते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत भी रॉ को पड़ती रहती है और हमेशा पड़ती है। दैट्स वाई टेक्निकल सर्विसेज के लोगों को भी लिया जाता है। अगर यहां पर मैं छोटी पोस्ट की बात करूं तो छोटी पोस्ट के अंदर, रॉ के अंदर भी अगर आप छोटी पोस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे एजेंट बनना चाहते हैं जो कि जूनियर ऑफिसर है, तो उसके लिए भी आपको किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाना ही होगा। फिर आप पैरामिलिट्री के अंदर हो, डिफेंस के अंदर हो, या आप एसआई हैं या जो भी हैं, आप अगर फील्ड जॉब के अंदर हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो वहां से आपके रॉ के अंदर चुने जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो आप पे नजर रखते हैं, वो देखते हैं कि किसका फील्ड रिकॉर्ड कितना अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा रहा है, और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से वो आपको रिक्रूट करते हैं। हालांकि कई सारे टेस्ट से आपको गुजरना होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बिकॉज एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि शरीर कुछ भी नहीं है, इट्स ओके, इफ यू हैव अ फिट बॉडी इट्स ओके, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है दिमाग, कि आपका माइंड आपका कितने कंट्रोल में होता है। तो इंटेलिजेंट आदमी कहीं भी मिल जाएगा लोगों को, कि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है वो मिल जाएगा। अगर कोई आईएएस है, आईपीएस है, तो ऑब्वियसली इज इंटेलिजेंट। बट एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना, एक ऐसा पर्सन ढूंढना जिसका अपने बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और रॉ को ऐसे लोगों की तलाश होती है, क्योंकि किसी इंसान को मैनिपुलेट करना काफी आसान होता है आज के टाइम पे। किसी भी इंसान को मैनिपुलेट करना हो तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कोई भी इंसान प्रेशर में आ जाएगा, अपना कंट्रोल खो देगा। तो ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है जिसे मैनिपुलेट ना किया जा सके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दैट्स व्हाई रॉ के अंदर एजेंट्स को आज इस तरीके से रिक्रूट किया जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आपको इसके लिए पहले एक सरकारी नौकरी ढूंढनी होगी। ट्रेनिंग की बात की जाए, ट्रेनिंग बेसिक 10 दिन की होती है, 2 फेजेस होते हैं ट्रेनिंग के। इन 10 दिन की ट्रेनिंग के अंदर दुनिया की जितनी भी सीक्रेटिव एजेंसीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे CIA की बात की जाए, MI की बात की जाए, KGB की यहां पर मैं बात करूंगा, मोसाद की बात करूंगा, उनके ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है और एक तरीके से मोटिवेट किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है, जो थ्रेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, दुनिया के अंदर कहां कहां पर इंडिया को थ्रेट है वो सारी चीजें बताई जाती है। इसके बाद दूसरा फेस होता है एडवांस। एडवांस फेस 1 से 2 साल तक का चलता है, जो कि फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर होता है। आपको कई सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, आपकी फिजिकल फिटनेस पे काम किया जाता है, और फिजिकल से ज्यादा आपकी साइकोलॉजिकल फिटनेस पे काम किया जाता है, बिकॉज साइकोलॉजिकली आपको फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप एक रॉ ऑफिसर बनने के बाद आप किसी को बता नहीं सकते कि यू आर एन रॉ ऑफिसर, आप अपने परिवार को भी नहीं बता सकते। हाईली सीक्रेटिव ऑपरेशंस होते हैं, आप समझते हैं इन चीजों को। दैट्स व्हाई ट्रेनिंग काफी टफ होती है, बहुत मुश्किल होती है। ऑब्वियसली जब आप एक ऐसी जॉब के अंदर जा रहे हैं जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो ट्रेनिंग और सारी चीजें काफी मुश्किल होगी ही। आगे बात की जाए कि एक रॉ एजेंट के अंदर जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो कुछ स्पेसिफिक चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग कैसे दी जाती है ये मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत स्ट्रांग आपको बनाया जाता है। अगर आपको पकड़ लिया जाए तो कैसे आपको अपने आप को हाइड करना है, दैट मींस आपके अंदर जो चल रहा है वो रिवील नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती। इसके अलावा इंटेलिजेंसी की अगर मैं बात करूं, स्पाइंग की बात करूं, जासूसी की बात करूं, तो कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे फिगरेटिव कोल्ड। फिगरेटिव कोल्ड बेसिकली एक कोल्ड एस्पोनेस ट्रेनिंग है। कोल्ड वॉर के टाइम पे, दैट मींस रशिया और यूएसए का जो कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय के ऊपर काफी सारे स्पाई ऑपरेशंस हुए थे, उसे स्पाइंग का गोल्डन एरा कहा जाता है। यहां पर मैं बात करूंगा CIA की और KGB की। तो उस टाइम पे जिन टेक्निक्स का यूज किया गया था उनके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती, क्योंकि उसी टाइम पे ये दुनिया की जो दोनों बहुत बड़ी एजेंसीज थी वो बहुत ज्यादा सक्रिय थी और काफी सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इसके बाद क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस की आपको ट्रेनिंग दी जाती। क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि एनिमी के एरिया के अंदर आपको इंफॉर्मेशन किस तरीके से गैदर करके लानी है, बिना अपने ऑपरेशंस को कैसे अंजाम देना है, बिना किसी पब्लिक को इंफॉर्मेशन दिया है। पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए, जनरल पब्लिक को नोटिस में ना आए बिना आप कैसे अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। इसके अलावा यहां पर बात करेंगे कि मेकिंग कॉन्टैक्ट्स, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। एज अ रॉ ऑफिसर आपके कॉन्टैक्ट्स काफी अच्छे होते हैं, आप कैसे कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाके आप किस तरीके से अपने कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं, किस तरह की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और लास्ट में आता है इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन, देखिए ये जो इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन है ये आर्मी और आर्म फोर्सेस के अंदर अलग तरीके से सिखाया जाता है। रॉ का जो इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन है वो थोड़ा सा अलग होता है। यहां पर आपको बताया जाएगा कि अगर आपको किसी एनिमी के एरिया में घुसना है तो आप किस तरीके से उस सबसे वीक पॉइंट को नोटिस कर पाएंगे या नोटिस कर सकते हैं कि जहां से आप एंट्री ले सकें,
और अगर आप एंट्री ले चुके हैं तो आपको बाहर कैसे आना है ये भी आना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, बहुत सीक्रेटिव चीजें होती है, ऐसी कहीं मिलेगी नहीं आपको कि आपने रॉ की कोई वेबसाइट खोली और उस पर आपको ये सारी जानकारी मिल गई, ये चीजें नहीं मिलती है। तो बहुत डिटेल में हम इसके नहीं जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो ये थी हमारे देश की सबसे खुफिया सीक्रेट एजेंसी जिसे रॉ के नाम से जाना जाता है। तो आपको अगर रॉ ऑफिसर बनना है तो आप अपने आप को उस तरीके से ढालना शुरू कीजिए, बी सीक्रेटिव। मैंने हमेशा से कहा है कि जो आदमी सीक्रेट्स को मेंटेन कर सकता है उसका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल है, और रॉ वही देखता है। फिजिकली आपको फिट होना चाहिए। व्हाट दे वांट अ फोकस्ड मैन, जो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो फोकस रहे। एक ऐसा आदमी जिसको आप छोटी सी बात से मैनिपुलेट ना कर सके। होता है ना कि एग्जाम हमने क्लियर नहीं करा और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, ऐसा आदमी रॉ का नहीं चाहिए। बिकॉज आप जब उस जॉब में रहते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होगी आपके सामने जिसमें आपको अपने आप पे कंट्रोल बहुत ज्यादा रखना होगा। तो ये थी हमारी सीक्रेटिव एजेंसी रॉ के बारे में इंफॉर्मेशन। और अगर आप सभी रॉ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी को बहुत मेहनत करनी होगी, और आप जब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जाएंगे, फिर चाहे वो डिफेंस हो, पैरामिलिट्री हो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जिस भी फील्ड के अंदर है, आपको अपने आप को प्रूव यहां पर करना होगा। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।